बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। लगातार आप वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं क्लास 10 के मैथ का पूरा रिवीजन कराऊंगा। जहां तक मैंने वीडियो में बनाया है उस सभी का एक एक क्वेश्चन का मैं एकदम रिविज़न करवाऊँगा। आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से मैथ का मैं रिवीजन करवाऊँगा और मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिखा भी है मैथ रिवीजन। तो ध्यान देंगे आप और वीडियो को अंत तक बने रहेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा है मैथ रिवीजन क्लास 10। ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको मैथ में जहाँ तक मैं वीडियो बनाया हूँ वहाँ तक आपको रिवीजन करवाऊँगा, आपको याद दिलाऊँगा कि क्या क्या एग्जाम में आता है और क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपका है HCF। तो आज हम पहले HCF का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। यह HCF लिखा है 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने वीडियो में बनाया है, लेकिन मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, आपका फिर से अभ्यास करवा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, उसका फार्मूला क्या है? A बराबर होता है BQ प्लस R। ध्यान देना है बच्चों। A क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ध्यान देंगे बच्चों, बात को ध्यान से समझेंगे तो बातें सब समझ में आ जाएंगी आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है? A है। भाजक क्या है? B है। भागफल क्या है? Q है। प्लस है R क्या है? शेषफल है। इसी के अकॉर्डिंग इसी A बराबर BQ प्लस R पे आपको 135 और 225 का HCF निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। अब देखें 135 और 225 में बड़ा कौन है? बड़ा 225 है, तो 225 को हम अंदर लिख लेंगे, भाग देंगे कितने से? 135 से। 135 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 270। ज़्यादा हो जाएगा तो 1 के लिए जाएंगे तो कितना आएगा? 135। घटाइए, यहाँ आएगा 5 में से 5 निकालेंगे 0, या इसको एक उधार देगा हो जाएगा 12। 12 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों? 9। 1 में से 1 निकालेंगे कुछ नहीं। अब आप 90 में भाग देंगे कितने का? 135 का, तो कितना आएगा? 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 के 90। फिर वही घटाने वाला प्रोसेस। 5, 13 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों? 4। फिर क्या वही काम? 45 में भाग देंगे आप कितने का? 90 का। 45 दूना 90, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0 0 आ जाएगा। देखिए, अब ये जो लिखा है मैंने, यही A बराबर BQ प्लस R पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 225 बराबर लिखेंगे। ध्यान देना है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। 225 बराबर लिखेंगे 135 गुणे 1 प्लस क्या निकालें आप? 90। फिर अगला है आपका 135 बराबर 90 गुणे 1, 90 गुणे 1 प्लस 45। अगला आपका क्या है? 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ध्यान देंगे आप, ये मैंने किस रूप में लिखा है बच्चों? ये मैंने किस रूप में लिखा है? थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। ये मैंने लिखा है A बराबर BQ प्लस R के रूप में। जब भी एग्जाम में आप सवाल लगाएंगे इसी के रूप में आप लगाएंगे। अगर आप ऐसे लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R पे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे लिखेंगे, तो नंबर मिलने के चांसेस अधिक हो जाएंगे और एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, तो आपको अच्छा नंबर देगा। और सुनिए, जब आप इस रूप में लिखेंगे, जब हमारा शेषफल भाग देते देते जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो जो हमारा भाजक होता है वही क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। देखिए आप, यहाँ शेषफल क्या हो गया है? यहाँ शेषफल 0 हो गया है, तो हमारा भाजक क्या है? 45। तो आप लिखेंगे HCF बराबर कितना आ गया आपका? 45। HCF कितना आ गया? 45 निकल के चला आया है। इसी के अनुसार अगर यहाँ 135 और 225 के अलावा कोई भी संख्या अगर आपको मिले तो HCF लगाने का सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका यही है। इसी के माध्यम से आप HCF लगाएंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है।
तो ध्यान देंगे, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से एचसीएफ निकाला है। किसके माध्यम से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से आपने एचसीएफ निकाला है। अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे 12, 15 और 21 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, ध्यान देंगे, अगर हम एचसीएफ पहले निकाल के दिखा रहे हैं आपको, 12 को लिख सकते हैं आप 2 दूना 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं बच्चों 3 गुणे 5। 21 को लिख सकते हैं 21 3 गुणे 7। तो ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे आप, यहाँ ध्यान देंगे, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 ना तो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं, जो तीनों में हो, जो तीनों में हो बच्चों, वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3। अब बात आती है एलसीएम की, बात आती है किसकी, एलसीएम की। आप एलसीएम आप निकाल लीजिए, 12, 15, 21 का एलसीएम आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तब कितना आएगा, 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर आप 2 से ऐसे करें, 3, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, फिर आप क्या ले जाएंगे, 3, यहाँ हो जाएगा 1, 3 5 15, 3 7 21, फिर आप ले जाएंगे 5, 1 1 7, फिर आप ले जाएंगे 7, 1 1 1। ध्यान देंगे आप, ये मैंने आपको समझाने का तरीका बताया है। एग्जाम में आप इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एग्जाम में आप यही लिखेंगे और इसी के नीचे कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे 2। देखिए सबसे लंबी श्रृंखला कौन है, पहले उसको नोट कर लें। सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, 1 2 3 वाली, तो सबसे लंबी श्रृंखला। फिर देखिए क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है, 5 अलग दिखाई दे रहा है और 7 अलग दिखाई दे रहा है। तो 2 दूना 4 यानी 12 25 60, 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो 420 जो हमारा निकलेगा बच्चों, जो हमारा 420 निकलेगा वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो हमारा निकल के आएगा बच्चों एलसीएम। क्या निकल के आएगा, एलसीएम। और एग्जाम में ये आप नहीं लगाएंगे, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बताया हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर लगाइएगा तो इसको काट के रफ वर्क लिख दीजिएगा। यहाँ करेंगे क्या, यहाँ पहले एचसीएफ निकालने के लिए जो तीनों में हो उसको लिख देंगे, और एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे लंबी श्रृंखला है, जो सबसे लंबी श्रृंखला है 1 2 3 1 2 1 2, यहाँ 1 2 3 डिजिट है, सबसे लंबी श्रृंखला यही है। और जो अलग हो, अलग जैसे 5 है 7, जो अलग है उसको भी इसी में मेंशन कर देंगे, नोट कर देंगे, लिख लेंगे और गुणा करा के एलसीएम हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ चलिए समझिए, अब आपने एचसीएफ सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, एलसीएम सीखा भाज्य गुणनखंड से, दशमलव प्रसार आगे है, आगे दशमलव प्रसार है। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th में दशमलव प्रसार का एक रूल है कि अगर हमारा हर 2 और 5 के गुणनखंड में है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा n 2 और 5 के गुणनखंड में है तो वह क्या है, सीधा शांत दशमलव प्रसार है, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव प्रसार है। तो आप 100 का मैं करके दिखा रहा हूँ, समझिए 100 का करके दिखा रहा हूँ, ये वहाँ लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 50, यहाँ 25, यहाँ 5, यहाँ 1, तो आप लिख सकते हैं 36/2 कितनी बार है, 2 की पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है, 5 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं ये 2 और 5 के गुणनखंड में आपको दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव या शांत दशमलव प्रसार है। ध्यान दीजिएगा, क्यों है ये आपको कराना नहीं है, आपको समझना है। जैसे 17/8 है, 17/8 मतलब 17/2 घाते 3। तो आप देख रहे हैं, मैंने कहा 2 और 5 के गुणनखंड में के रूप में हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 है, इसका मतलब ये भी क्या है, शांत। क्या है बच्चों, शांत। अब 1/3 देख रहे होंगे आप, ना तो 2 के गुणनखंड में है ना तो 5 के गुणनखंड में है। इसका मतलब यह क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों कि यह अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन आपको एग्जाम में तब समझ में आएंगी बातें जब आपको पता होगा
कि हमारा हर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में अगर है तो शांत है, अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं है तो अशांत है। अगर ये बातें आपको समझ में आएगी तो आप शांत अशांत को देख के ही समझ जाएंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है क्या अशांत दशमलव प्रसार है। ध्यान दीजिए, लिखा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हर साल एग्जाम में 2 नंबर में आता है, तो ध्यान देना है बच्चों। शून्यकों और गुणांकों में संबंध के लिए आपको एक समीकरण देगा, मान लीजिए दे दिया x² + 7x + 10। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो बातें समझ में आएंगी। x² + 7x + 10, इसमें पूछेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहला फार्मूला है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आप समझें इसको हिंदी में, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या है, b क्या है, b क्या है, ये b है। -b का मतलब माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे a क्या है, x² का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, माइनस, मैं लिख दे रहा हूं, माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे a क्या है बच्चों, a है x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, c क्या है, अचर पद है। क्या है बच्चों, अचर पद बटे a क्या है, x² का गुणांक। अब समझिएगा, जैसे आपसे पूछा सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें क्या होगा, -b का गुणांक क्या है यहाँ 7, इसका मतलब यहाँ आपका आएगा आंसर -7 बटे x² का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है 1, इसका मतलब आपका आया अल्फा प्लस बीटा का मान -7 बटे 1। अब जब आपसे पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो c क्या है, c अचर पद मतलब 10, और a क्या है बच्चों, a मतलब x² का गुणांक, मतलब x² का गुणांक क्या है 1, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया 10 बटे 1। बात को फिर से समझिएगा, यहाँ गुणांक हमको जानना है। गुणांक का मतलब ये है x में जिस अचर पद का गुणा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। और यहाँ x² के बगल में कोई भी संख्या नहीं दी गई है, इसका मतलब है x² का गुणांक क्या है बच्चों, x² का गुणांक कितना है 1, x² का गुणांक कितना है 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा है 4, मैंने लिखा है, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 1। तो क्या फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हिंदी में समझिए, x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ मूलों का योगफल कितना दिया बच्चों 4, तो आप लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे 4, बाहर लिखा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे a बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यह आपका द्विघात बहुपद निकल के बाहर आ गया है, यह एक गुणनखंड के रूप में आ गया है। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें x चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों 2। फार्मूला क्या है, यह आपका फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका फार्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हिंदी में समझिए, x² माइनस मूलों का योगफल गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे अगर आपको 2 मान दिए रहेंगे, एक होगा मूलों का योगफल और एक होगा मूलों का गुणनफल, अलग अलग रख के आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। यह कर्ली के रूप में भी हो सकता है, फ्रैक्शन के रूप में भी हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी रूप में अगर दिया गया हो, यह फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, अगर यह फार्मूला आपको याद होगा बच्चों, तो आप एग्जाम में आसानी से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। जो आपको समीकरण मिलता है बच्चों, जो समीकरण मिलता है, तो समीकरण में आप देखे होंगे कोई भी समीकरण मिलेगा वहाँ से आप a1 b1 c1 की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे इस कंडीशन में हो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के रूप में जब आता है, तो यह कौन सी रेखा मानी जाती है बच्चों? यह मानी जाती है प्रतिच्छेदी रेखा या रेखाएं, जो भी आप समझें। यह कब यूज किया जाता है? जब आपको दो समीकरण मिलेंगे। पहले समीकरण से आप a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a1 a2 b2 और c2 का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, तब ये कंडीशन आपको समझ में आएगा। दूसरा कंडीशन है बच्चों a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि यह समपाती है। कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखा। और इसी में तीसरा कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर नहीं होगा c1/c2 के। अगर ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइएगा रेखाएं क्या होंगी बच्चों? रेखाएं समांतर रेखा होगी। अब आपको के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इनका यूज कब किया जाएगा? इनका यूज किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है 2x + 3y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1, और यहाँ लिखा है x + 10y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण को सही रूप में नहीं लिखा गया है। इस समीकरण को सही रूप में आप कैसे लिखेंगे? 2x + 3y + 5 इधर है तो -5 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे x + 10y - 6 बराबर 0। यहाँ से आप a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। यहाँ दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालने के बाद ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखा है, इस कंडीशन में एक एक करके अगर आप वैल्यू रखेंगे तो अब यह क्लियर हो जाएगी कि रेखाएं प्रच्छेदी हैं कि समपाती हैं कि समांतर हैं। और ये कंडीशन अगर आपको एग्जाम में याद है बच्चों, अगर आपको एग्जाम में याद है कि पहला कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल का मतलब बराबर नहीं है b1/b2 के, अगर ये चीज़ें याद है, और याद करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका ये है कि ये रटने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज़ है। मैथ पूरा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार इस पर सवाल अगर आप लगाते रहेंगे तो ये चीज़ें आपको आराम से याद हो जाएंगी। हम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार केवल हम रिवीजन करते जाएं, समझते जाएं, सवाल को लगाते जाएं तो ये याद हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं क्या होंगी? समपाती। तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर ऐसा कंडीशन दिखाई देता है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखा होंगी बच्चों। तो इस कंडीशन को आपको याद कर लेना है, और याद कर लेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। ध्यान देंगे बच्चों, अभी मैंने आपको 3 कंडीशन बताया, समांतर, समपाती और प्रच्छेदी। अगर आप इसको ग्राफ पे निरूपित करने के लिए आपको युगपत समीकरण की 3 विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और सारणी। तो सारणी विधि का प्रयोग करेंगे, उसमें आप मान रखेंगे। जैसे पहला मैं एक आपको एग्जाम्पल के तरीके पे बता दे रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 - y, 2 कॉलम बनाएंगे, एक x और एक y। ध्यान देंगे आप, 2 कॉलम बनाएंगे और यहाँ मान रखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ y का मान क्या रखा? y का मान जब 10 मैंने रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ध्यान देंगे कैसे? y की जगह पे मैंने 10 रखा, 10 में से 10 निकाला तो 0। अब अगर मैंने y की जगह पे 0 मैंने रख दिया तो x की वैल्यू कितना निकल के आएगी? 10। अगर मान लीजिए आपने 5 रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5। ये जो मान निकाले गए हैं इसको आप ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। ग्राफ यही आपके सामने होता है, आपको इतना पता होगा। ये x अक्ष और ये y अक्ष है। अभी मैं दर्शा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। x अक्ष y अक्ष है, इसी पे आप इन जो भुज और कोटि है, x अक्ष और y अक्ष है, इसको लिख के आप इसी पे दर्शा सकते हैं। और दर्शाने से
क्लियर हो जाएगी। अगर रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो प्रच्छेदी हैं, और रेखाएं एक दूसरे के बराबर अगर चल रही हैं तो समांतर है, और रेखाएं एक रेखा पे उसी रेखा पे एक और रेखा अगर खींच दी जा रही है तो वह संपाती है। इसी तरीके से आप ग्राफ पे उसको दर्शा सकते हैं। अभी कभी कभी एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वैल्यू ऐसे निकाल के ग्राफ पर उसको दर्शा सकते हैं। तो ये मैथ रिवीजन का आज पार्ट 1 मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब पार्ट 2 में अगले वीडियो में मैथ का रिवीजन करवाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।